नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश एमएसएमई नेशनल समिट एंड अवार्ड्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने कई प्रमुख सेक्टर्स का बदलते दौर में इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर जायजा लिया है। साथ ही कुछ राज्यों पर भी हमने इस सीरीज में खास करके फोकस किया है। पॉलिसी मेकर्स के साथ एमएसएमईज का इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ और आज हम इस स्पेशल सीरीज के फाइनल सेशन के साथ आपके समक्ष मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जिन्होंने कोविड के दौरान इंस्पायरिंग काम किया है। उनको उनके बेहतरीन काम के लिए फेलिसिटेट भी किया जाएगा। साथ ही होंगे लीडिंग स्टेक होल्डर्स के साथ कई खास सेशंस। बट बिफोर वी मूव अहेड, थैंकिंग आवर पार्टनर्स फॉर दिस सीरीज। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर Amazon, co-powered by FarmEasy and Intel. Crypto exchange partner BitBNS. Domain partner GoDaddy. Driving partner Skoda. Laptop partner Dell. Logistics partner DHL. Special partner Timology. Thanks to all of you. आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एमएसएमई नेशनल समिट के सफर पर। हमने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर कई प्रमुख सेक्टर्स का जायजा लिया और सीरीज का आगाज ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से किया। जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है एक्मा, उसके अंदर हम 850 मेंबर्स हैं और 850 मेंबर्स के अंदर से 65% जो हैं वो एक्चुअली एमएसएमईज हैं। अब आपको पता है कि जब 2018-19 के अंदर जो ऑटो कंपोनेंट जो सेक्टर है उसकी पीक परफॉर्मेंस के बाद 19 और 20 के अंदर एक्चुअली जो इकोनॉमी है, ये सेक्टर है, ये इसके अंदर काफी पहले जैसी गति नहीं रही। एक्चुअली एक स्लो डाउन आया और एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ हुई। सीरीज का अगला शो लेदर फुटवेयर सेक्टर पर केंद्रित था। Today we have a huge demand coming in post-COVID, and leather industry also has declined by 29% decline हुई थी last year 2020-21 में. So we achieved about 3.5 billion, something around that figure. But today everyone is occupied with orders and very positive trend हो रहा है, and I'm very confident that by end of this year we should come back to the 2020 level for sure, and there is a huge growth opportunity. फिर अगला शो उस क्षेत्र के नाम था जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए 21-22 का जो साल है ये बिल्कुल 20-21 से अलग है। लगभग 5,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में मैं ये समझूंगा कि अब हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। हमारे ऑर्डर बढ़ गए, ऑर्डर की तादाद इस हद तक है कि हमारी फैक्ट्रियों में माल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। एमएसएमई समिट का नेक्स्ट शो टेक्सटाइल सेक्टर पर किया गया। MMF manufacturing will have a facilities plug and play. They want to create a vertical setup in that mega park. You will have a raw material, you have a processing houses, you have manufacturing. So everything together, and also processing when you need this effluent plant and all, it will be established in the mega textile park itself. टेक्सटाइल के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, जिसे सनराइज सेक्टर के तौर पर माना जा रहा है। एक्सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ना चाहिए और इंडिया का फूड प्रोडक्ट हर फॉरेन के बाजार में जाना चाहिए। और आई थिंक मोस्टली इंडस्ट्री इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई, क्या बोलते हैं, ये पार्टनरशिप में जुड़ी रही। सेक्टर्स की नब्ज जानने के बाद कुछ प्रमुख राज्यों का जायजा लिया और अगला कार्यक्रम हरियाणा पर केंद्रित रहा। हमारे लिए तो गौरव की बात है कि पिछले 20 वर्षों के अंदर निरंतर हरियाणा ने एक अपनी पहचान स्पोर्टिंग एरिना में बनाई है और इस बार भी जैसे 50% युवाओं की हिस्सेदारी रही हरियाणा प्रदेश से मेडल टैली के अंदर, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो पॉलिसीज ओवर द ईयर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, आज उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है।
और हम तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ही जैसे हमने स्पोर्ट्स को आगे ले जाने का काम किया है, इंडस्ट्री को ओवर द डेकेज आगे ले जाने का काम किया है, देश के अंदर हरियाणा इसी तरह प्रगति पर आने वाले समय में भी चलता रहे। हरियाणा के बाद हमने देश की यंगेस्ट स्टेट तेलंगाना का रुख किया। So we are setting up in a way the world's largest industrial park dedicated to life sciences. This is called the Hyderabad Pharma City, which is going to be spread over close to 20,000 acres. And we have completed all the procedures, the environmental approvals, the master planning, the infrastructure. तो ये था MSME नेशनल समिट का सफर। सभी स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया। अब हम MSME क्षेत्र की चुनौतियों और नए मौकों पर मंथन करने के साथ फाइनेंसिंग और डिजिटल फ्रंट पर डेवलपमेंट्स का भी जायजा लेंगे। चर्चा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC, सूर्यकांत सावंत, GM MSME एंड रिटेल क्रेडिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, अलीप, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिशांत अनासा पोरापू, हेड मार्केटिंग मल्टीवर्स टेक्नोलॉजीज। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आइए सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, आप हमें बता सकें MSMEs पर पिछले दिनों काफी दबाव रहा है। वो कोविड की पहली लहर से जिस तरह रिकवर कर रहे थे कि दूसरी लहर ने उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ा दी, उन्हें बैकफुट पर कर दिया। MSMEs को राहत देने के लिए कई कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री का जर्नली ये मानना है कि जो सपोर्ट मिला है सेकेंड वेव में, वो सपोर्ट मेजरली क्रेडिट फंड पर रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, इंडस्ट्री में खासतौर से MSME सेक्टर में बहुत मुश्किलें आई कोविड-19 के और लॉकडाउन की वजह से, और उनके प्रोडक्शन में, उनकी वर्किंग में बहुत ही कमी आई और उससे उनको नुकसान भी हुआ। परंतु गवर्नमेंट ने बहुत ही शीघ्रता से इसके जो पैकेजेस अनाउंस किए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन और फंड ऑफ फंड स्कीम और डिस्ट्रेस एसेट फंड स्कीम और बाकी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, वो भी अच्छे थे। परंतु उससे पूरी तरह से MSME सेक्टर को रिलीफ नहीं मिली, खासतौर से उन यूनिट्स को जो बैंकों से पहले से पैसा नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसमें कि 29 फरवरी 2020 को जिन लोगों ने क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा है उनको उस क्रेडिट का 20% मिलेगा। तो उसमें अब लाखों की संख्या में ऐसी MSMEs भी हैं जिन्होंने कोई क्रेडिट बैंकों से नहीं ले रखा था, या उनकी सैंक्शन लिमिट जो थी वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं की, तो उनको तो बेनिफिट इस स्कीम का मिला नहीं। और दूसरा ये है कि हालांकि MSME सेक्टर ने बाद में काफी रिवाइव किया लॉकडाउन उठने के बाद, और वो अपने पुराने स्तर पर वापस भी आ रहा था, परंतु ये कोविड जो दूसरी लहर आई उससे उनको फिर एक बार झटका लगा, और वो जो इम्पैक्ट है वो अभी भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू कर रहा है। परंतु मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसीज की वजह से MSME सेक्टर काफ़ी हद तक रिवाइव करने में सक्षम हो पाया, और 100% तो नहीं, पर मैं कहूँगा कि 80-90% उनकी जो पुरानी वर्किंग थी वो वापस आ गई। What do you think? What type of support are women entrepreneurs, especially the micro entrepreneurs, expecting in these challenging times? When we talk about women, I think this crisis has really hit women in a very big way, particularly the micro women entrepreneurs. Access to credit was not there, and also revival of their units is becoming a very difficult thing due to pandemic, and even getting a skilled manpower is also, availability is also not there. I think the government intention is good, but implementation part is not at all up to the mark. I can say that, and we need, special focus on women entrepreneurship, because unless we bring them into the economic activity, it is not possible for the country to have a growth path. So these new schemes, whatever I say, we require a special hand-holding support
which includes access to credit, access to technology. That is, we want to become digitalized. We want to use e-commerce platforms. We want to be trained technologically, though a lot of women are not into, I mean, a lot of, they are not high-tech, but they would become high-tech if we give a proper training and use this digitalization towards, I mean, accessing markets. फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे सूर्यकांत जी की तरफ। सर, आप बता सकें, आपके बैंक का एमएसएमई लेंडिंग में काफी अहम रोल रहा है। आप मौजूदा सिनेरियो को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? MSME is actually highly unorganized sector, and a number of units are falling in the micro segment. In March 2020 and up to June 2020, because of the nationwide lockdown, the revenue generation for this MSME unit was completely stalled and there was nil revenue generation. Thereafter, because of the removal of lockdown, the revival was started gradually. But again, the second wave of COVID has impacted very adversely to this particular segment. Thanks to Government of India and thanks to Reserve Bank of India for timely intervention and implementing the measures such as extending the moratorium or ECLGS or the Resolution Framework 1 and Resolution Framework 2. Because this moratorium has helped this particularly MSME sector to plan their cash flow so that they cannot default in their debt obligations in future. ECLGS has also extended some kind of additional working capital to meet out their day-to-day operations, which was actually hampered and because of the low sales realization and lower production during that particular period. Those MSMEs which were already under stress and which were becoming a kind of non-performing assets, for them also the window was open by way of Resolution Framework 1 and Resolution Framework 2, so that they can plan their revival and the sustainability of the MSME units which are really viable can be ensured by this. So a lot of things are happening. सूर्यकांत जी, जैसे आपने मेंशन किया स्ट्रेस का जो एमएसएमईज इन पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी में, टूर ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट बिजनेस के स्पेस में है, उस पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? यहां पर प्रेशर काफी ज्यादा रहा है। See, because this hospitality and tourism and these other segments which are highly capital intensive and they are having huge fixed operating cost, and because of this lockdown they were not in a position to survive. And again, after this normalization in the lockdown or normalcy was happening, this sector was reviving, especially aviation sector was also reviving. But again, the second wave of COVID has also impacted this particular segment. And now with the ECLGS 3.0, this segment has got a kind of additional benefit and they can get additional finance so that they can revive better in this particular segment. Rama Devi ji, आप हमें बता सकें, as women entrepreneurs are majorly in the services sector, what would you like to share on that front? Actually, many women, during this pandemic, they tried to survive, in fact, their units, those who are into services, by adopting new technologies. Like, for example, those who are into catering services adopted a cloud kitchens, where they could serve using the existing, logistics. They are able to meet the needs of their clients. But certain sectors like, where fashion designing, designers, adoption to technology is taking a lot of time for them because in the rural areas also, those who are running small enterprises with regards to having a store or even having a small catering center or even having a geriatric care center, these kind of services where women baby care center, these kind of services are affected, which are run by women entrepreneurs.
but I think every crisis has got some way through, and they are able to resolve these issues by adopting other methods, like beautician is delivering, assuring COVID parameters, and trying to send people to the home and do the kind of services. अभिशांत जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने देखा है टेक्नोलॉजी बहुत कुछ काफी तेजी से बदल रही है और बहुत कुछ ड्राइव कर रही है। यू रिप्रेजेंट मल्टीवर्स टेक्नोलॉजीज। काइंडली टेल अस अबाउट माइंड, व्हिच इज अ डिजिटल सिस्टम दैट अलाउज यूजर्स टू डिस्कवर, इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट। इसके बारे में आप हमें बताएं, ये किस तरह से फंक्शन करता है? I mean, when we talk about 30% of the GDP being contributed by the MSME sector, and MSME sector amounting to 49% of the exports, like Ramadevi ma'am mentioned, that digital transformation should actually impact drastically to the backbone of the Indian economy to see cumulative growth. So what we have gone ahead and tried to create is a system where individuals, businesses, and government entities can actually come onto the same platform, interact, discover, and transact. So we actually aim to be India's first true super app where we can enable social media, proximity-based commerce, internal work-based communication and collaboration, and so on and so forth. So we actually have a vision where we could create digital transformation at all forms of the Indian economy by ensuring that there is a very seamless user experience and that digital adoption is done across the board so that there is cumulative. इस सीरीज में हमारा फोकस एमएसएमईज पर है, जो इकोनॉमी की बैकबोन है। आप हमें यह बताएं कि माइंड के जरिए एंटरप्राइजेस के लिए आखिर किस तरह की ऑफरिंग्स होंगी इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में। So basically, MYN, we call it Mind, the app. So the thought process is that apart from a social media that people could use where there is complete user privacy, we have created an internal communication and collaboration suite for the enterprise, which is very simple to use, which creates a chat experience, an internal social media experience, video calling, storefront management, and also enterprise grade storage, so that all files and all internal communication and collaboration can be streamlined. In a pandemic context, I think we feel this is very important because of 2 points. One is because of remote work, and second thing is because of ease of use. We believe that the user experience that the app offers is not like the complex ERP applications that are there today. It is a very simple, easy to use app that allows organizations and enterprises to stay aligned in a pandemic time like this. डॉक्टर कुमार, एमएसएमईज को पिछले दिनों रॉ मटेरियल के लेकर काफी कंसर्न्स रहे हैं। फिलहाल इस पर आपको किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इसके कारण ऑपरेशंस में कई तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बहुत बढ़ी है पिछले दिनों में। आपने बिल्कुल सही इशू रेस किया है और आई हैव सीन दैट एंड दिस इज अ फीडबैक कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स, पर्टिकुलरली द स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम and this other raw material prices, chemicals, that the industry has been facing much difficulty, in fact, in maintaining the sustainability. Particularly when we talk of globalization and building competitive strengths, we have to be competitive really in terms of our potential for marketing in the world markets. As the Honorable Prime Minister also mentioned the other day, that we have to make thinking that we have to market it in the world markets, but raw material prices पिछले दिनों में इतने बढ़ गए और उसकी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी थी एमएसएमईज की पर्टिकुलरली, वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुई। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 100% तक बढ़ जाए, जो कि हुआ पिछले दिनों रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की जो स्पीड थी जी। तो इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज को कम करने की आवश्यकता है ताकि हमें इंटरनल प्रोड्यूसर से थोड़ी सी कंपटीशन करने की फैसिलिटी मिल जाए। और तीसरा, जो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है हमारे यहाँ से, वो भी बहुत हो रहा है, उस पर भी थोड़ी ड्यूटीज लगा के उसको भी चेक करने की जरूरत है ताकि ये रॉ मटेरियल का जो एनवायरनमेंट है ये इम्प्रूव हो जाए, जो कि बहुत आवश्यक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए।
रॉ मटेरियल्स के बाद आइए अब ECLGS पर राय लेने चलते हैं सूर्यकांत जी के पास। सूर्यकांत जी, योर व्यूज ऑन इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम ECLGS, उसकी लिमिट को 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया गया था। हाउ मेनी MSMEs हैव एक्चुअली बेनिफिटेड? साथ ही जहां तक ECLGS के तहत सैंक्शंस और डिस्पोजल्स की बात है, उस पर आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? Government of India has introduced measures including the ECLGS. Initially, it was for 3 lakh crore, which government announced, and it was a collateral-free loan which was backed by sovereign guarantee. And most of the units have taken benefit of this. In addition to this, I would say that government has also introduced for MSMEs which have been under stress and which were becoming NPAs. Government has introduced additional window of 20,000 crores by way of subordinate debt, and again some window was opened for MSMEs by giving 50,000 crore additional benefit by government of India by way of equity funding to them. So these were the measures. So these were the measures introduced by them, and the majority of the MSME units have availed the benefits. As far as today's position is concerned, almost 2,96,000 crores have been extended by all the banks to MSME units under these ECLGS. And as far as Bank of Maharashtra is concerned, we were having almost 2 lakh MSME units, out of which 84,000 units have already availed this benefit, and we have extended 2,500 crore sanctions under this particular scheme, and disbursement has happened up to 2,200 crores in this particular. अभिशान जी, जहां तक एंटरप्राइजेस के कम्युनिकेशंस एप्लीकेशन इनफैक्ट यूनिफिकेशन की बात है, इसकी इंपॉर्टेंस पूरे सिस्टम में किस तरह से है? So what we at Multiverse felt when we wanted to create an offering for the enterprise, especially looking at the MSME, we saw two key factors. One was the complexity levels for the adoption, for mass adoption. The second part is the numerous number of apps that address different use cases. There are apps that address video calling. There are apps that address storage. There are apps that address enterprise collaboration. There are apps that address various different things like work-based messaging. If you want to drive streamlined adoption, we believe that if there is a unified solution that offers all of these in a very secure manner, we believe that this adoption becomes far more rapid and far more simpler across industries. The beauty is, when we were trying to create this, we wanted to make it industry agnostic. So the use cases apply to all the vast industries that the MSME sectors cover. Ma'am, as far as the NPA classification norms are concerned, there has been a demand to provide relief to MSMEs. They have been saying that the present 90 days limit should be increased. Do you agree that the present framework was devised for normal times, and in this pandemic, it should be revised? Kindly share your views, ma'am. Yeah, I think there is as the bankers were saying, there is a credit delivery mechanism which has been improved to address various issues. But these norms, we go by Basel norms where, NPA is inevitably applicable to all the sectors. But taking into consideration in our country as a whole, like, MSMEs, there are so many issues which are unaddressed. Where there is, during this crisis, we should revamp and think in a different way instead of making it, after there is interest deferment, like, you can pay interest later after 3 months, something like that, but this has to be continuously given an opportunity for small enterprises, because NPA, as per my knowledge is concerned, when we started industries, there was no NPA norm at all. But we are all successful in business because there used to be a rapport with the banker, and we used to feel obliged to pay back whatever we borrowed. So this is the attitude which MSME works.
डॉक्टर कुमार, आप हमें बता सकें दो पहलुओं पर, एक तो एनपीए क्लासिफिकेशन में 90 डेज की लिमिट जिस पर हम बात कर रहे हैं, सेकेंडली अभी जैसे सूर्यकांत जी ने मेंशन किया था ईसीएल जीएस का, उसका एमएसएमईज को बेनिफिट तो पहुंचा है, लेकिन जहां तक सॉवरेन डेट फंड ऑफ फंड्स की बात है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए 90 डेज वाली जो आपने एनपीए क्लासिफिकेशन की बात की है, हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं गवर्नमेंट को भी कि ये 90 डेज का क्लासिफिकेशन बहुत पुराना, हालांकि बासिल 2 और बासिल 3 के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने अडॉप्ट किया था, पर ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक सैक्रोसेंट है कि हमें इसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। हमारी इंडस्ट्री की कंडीशन को देखते हुए, हमारे एमएसएमई सेक्टर की रिसीवेबल्स की प्रॉब्लम को देखते हुए और उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को देखते हुए, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, उसको देखते हुए हमें इस 90 डेज क्लासिफिकेशन को रिलैक्स करना चाहिए और हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस 90 डेज को 180 डेज कर देना चाहिए। और 180 डेज क्लासिफिकेशन करने से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर आप देखें एमएसएमई सेक्टर का, रॉ मटेरियल परचेज करने की डेट से और बिल रियलाइज करने तक वो 90 डेज से कहीं अधिक है, क्योंकि 1 महीना बनाने में लगता है, 1 महीना रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में और स्टोरेज में लगता है, उसके बाद ऑर्डर लेके अगर आप सप्लाई करते हैं तो रियलाइज करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। सबऑर्डिनेट डेट स्कीम बिल्कुल चल नहीं पाई एक्चुअली। सबऑर्डिनेट डेट का जो फॉर्मेट था गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, तो खासतौर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो फॉर्मेट बहुत फेवरेबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए। उसके अंदर प्रमोटर्स को लोन देके, और प्रमोटर्स से एक्सपेक्टेशन थी कि वो उस लोन को कैपिटल के रूप में इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे को फिर वापस बैंक को दे देंगे। तो ये एक साइकिल है कि आप पहले प्रमोटर को देंगे, बैंक पहले प्रमोटर को देगा, प्रमोटर फिर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा और फिर इंडस्ट्री बैंक को वापस दे देगी। तो ये घूम के फिर बैंक के पास वापस आ जाएगा। इससे अच्छा उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए। आपको वही पैसा दे के वापस लेने से अच्छा है आप उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए। और रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की, मैं आधा मिनट और लूंगा आपसे। रिस्ट्रक्चरिंग में जो आपने डेडलाइन फिक्स की है मार्च 2021 में वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसको भी रिलैक्स करने की आवश्यकता है। उन सारी यूनिट्स को जिन्होंने कोविड के टाइम पे सफर किया है, उन सबको रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर एक बार ले आया जाए और 90 डेज को 180 डेज कर दिया जाए, तो इससे बहुत फायदा होगा। फंड ऑफ फंड के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि फंड ऑफ फंड स्कीम अभी चालू ही नहीं हुई है, अनाउंस किए हुए अभी तक उसकी गाइडलाइंस और उसके अप्रूवल्स प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पाई है। तो फंड ऑफ फंड स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग रेज करने के लिए एमएसएमई के लिए। इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की आवश्यकता है। सूर्यकांत जी, अब हम चाहेंगे आप अपने व्यूज शेयर कर सकें एनपीए क्लासिफिकेशन पर। जैसे बताया जा रहा है कि ये मुश्किल दौर है और ऐसे में इन नॉर्म्स को रिविजिट करना चाहिए। सर एक्चुअली एनपीए क्लासिफिकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग वेरियस रिलीफ मेजर्स इन ऑल द सेगमेंट्स, नॉट ओनली इन एमएसएमई बट इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, एंड एज एंड व्हेन इट इज नीडेड द separate schemes are being launched by the government to help these MSME units. So particularly in case wherever working capital cycle has been impacted, government has also told that we can ease out certain norms in working capital cycle by releasing the margin, by extending the cover period in realization of receivables, and by allowing certain extension in the stocking period and everything. So the ease of working capital is also provided even though the account is NPA or account is becoming to NPA. So in my opinion, extension of further 90 days norms to 180 days norms, it will not be feasible for all the segments, because in MSME also certain segments are there which are doing good, especially healthcare and other sunrise segments which are doing good. For there this may not be workable, but yes, in some other cases we can do such kind of easing out of the working capital norms. This will help them rather than extending the 90 days norms to 180 days norms. अभिशांत, एक क्रूशल एस्पेक्ट है एंटरप्राइज की सिक्योरिटी, प्राइवेसी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? साथ ही माय वर्क को लेकर आपके प्लान्स, इसको लेकर आपकी विजन, इसके बारे में भी बता सकें। We wanted to address two major points. One was in the public persona, we wanted to enable social commerce without commission, where any kind of trader or any kind of retailer can create a storefront
and transact an unlimited amount for a standard service fee and pay us no commission, so they retain their 100% revenue. And on the My Work side, our vision was to create alignment. We feel that due to the pandemic, due to the disconnect that has happened, many of the organizations and many of the people working in them have actually disconnected, because obviously priorities of health and priorities of safeguard become higher in this scenario. If we can create a unified, great experience internally in the enterprise for them to communicate and collaborate, maybe they would be better aligned. That's what you get in My Work in mind. And on the My World, for the MSME organizations, they could create a simple storefront, transact unlimited amounts and not pay us any commission. So this is to enable an external communication transaction and an internal communication collaboration to really empower the organizations that have been impacted negatively by the COVID-19 pandemic. Ma'am, in the midst of challenges, there are opportunities as well. In order to tap these opportunities, what would you like to tell MSMEs? Like some kind of safety net need to be assured to MSME sector, because this sector is very important to our country, and entrepreneurs also, those who want to start industry or want to get into services, should get a message from the government saying that we are there to support you. So once you, the banker friend was saying, you become, 90 days is very important. Like, see, once you become an NPA, you cannot restart your business. So you are losing an entrepreneur. So rethink, give confidence to our enterprises, because we have a lot of intelligence, and also there are many startups who are ready to take up enterprise creation in this country to provide employment. The message should be from the government that we are there to support, either by revamping all the old norms or by giving a new initiatives. And also there is a lot of opportunities in our country, because there are a lot of bridges to build, and we look forward to entrepreneurs to move forward, and particularly the sector, women entrepreneurs, they have to take, see, a country like Indonesia is enterprises are run by 50% are run by women. Why not in India? So there is a wonderful opportunity, provided the ecosystem is prevalent. We want to move forward and overcome all these hurdles. डॉक्टर कुमार, अंत में MSMEs के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें बहुत रेजिलियंस है, और MSME सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है. केवल 2 इश्यूज की डिफिकल्टी है, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ क्रेडिट, अनसर्टेनिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. एक तो इसको फिक्स करने की बहुत जरूरत है. बहुत कमेटियां बनी इसके बारे में, परंतु आज भी कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको ये सर्टेन नहीं है कि उसको बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी है. गवर्नमेंट ने 2 करोड़ तक कोलैटरल फ्री क्रेडिट के लिए एक स्कीम भी बना रखी है. इसका एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई एक्सटर्नल रेटिंग या एक्सटर्नल स्कोरिंग हो जाती है और वो फिजिबल है, तो उसको बैंक लोन देगा, उसमें मना नहीं करेगा. एक तो ये करने की जरूरत है. दूसरा, एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है कंट्री में, क्योंकि हम अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ए की टू दिस आत्मनिर्भरता. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, नए एंटरप्राइज क्रिएशन या नए MSME क्रिएशन के लिए हमें बहुत जरूरत है एक इकोसिस्टम की, जिसके अंदर हम एक नए एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करें और उसको ये सारी सुविधाएं बहुत जल्दी, एक दिन के अंदर अप्रूवल दे दें, एक दिन के अंदर लोन की इन प्रिंसिपल सैंक्शन दे दें, और उसको अगर थोड़ी सी जगह और इस बारे में भी थोड़ी हेल्प कर दें, तो नए एंटरप्राइज क्रिएट करने की एक, मैं कहता हूं, कंट्री वाइड मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि लाखों की संख्या में नए बिजनेस एंटरप्राइजेस हों और इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले और ये दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके. मेरा यही सबसे बड़ा जो इशू है, वो मैं इसी तरफ ही ध्यान दिलाना चाहूंगा. सूर्यकांत जी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से. आप MSMEs को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? See, there is no doubt that the MSMEs are going through a crisis and they need hand-holding at this moment, and government is also providing all support. Even bankers are also providing all support. Bank of Maharashtra has come out with a lot of schemes, and we have revitalized our schemes so that it can be a customized kind of schemes for all MSME borrowers.
last year also we could grow in MSME by 35%, and this year also same zeal and enthusiasm we are expecting. And whosoever is approaching Bank of Maharashtra, we are welcoming them, and with the same zeal and vigor, I can assure all the MSME units that Bank of Maharashtra is open for financing purpose, and the units which are viable and entrepreneurs which are really wanted to start their units, they are welcome to Bank of Maharashtra. We will be there to help them out. इस सेशन में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर कुमार, थैंक यू। सूर्यकांत जी, शुक्रिया। रमा देवी जी, धन्यवाद। अभिषेक, थैंक्स। आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ एएस राजीव जी की तरफ से एक मैसेज है, उस पर नजर डालते हैं। I'm happy to say that financial year 21 has displayed the true potential of Bank of Maharashtra, and there was a remarkable growth of 35% in MSME, which was the need of the hour during the trying times to tide over their business needs. So far as the strategy adopted by our bank is concerned, bank has undertaken noteworthy changes in the policies of MSME sector lending, review of all MSME products, and adopted proactive approach while implementing policies, resulted in reaping great dividends to bank while delivering the seamless services. Some of the major strategies adopted are: a dedicated business development vertical was set up at head office for canvassing MSME proposals, and through dedicated team of business development officers, MSMEs are rendered quality services. Further, bank has launched a combined Kar Wapsi, wherein we were targeting the clients who had shifted to other banks for various reasons. Strategies had been devised to bring such clients back to our fold, offered with customized and competitive products, including best possible rate of interest. Substantial business has been generated. To achieve the objectives of delivering hassle-free services to MSME sector, bank has already started various delivery channels, partnering with fintech companies for co-lending, channel financing, etc., to provide end-to-end solution with automated features. This tie-up enabled micro and small enterprises to access hassle-free banking facilities. We have been also actively participating in TREDS platform. Bank digitized the process for sanction of Guaranteed Emergency Credit Line, GECL, and facilitated INR 2,000 crore loans under ECLGS schemes during the trying times. MSME नेशनल समिट एंड अवार्ड्स में अब वक्त है खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने का। आई एम हैप्पी टू वेलकम मैडम अलका नांगिया अरोड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी एसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। Thank you. It's indeed an honor and pleasure to be here. Thank you once again. अलका जी, हम शुरुआत में आपसे समझना चाहेंगे जो ओवरऑल इस समय एनवायरनमेंट है। इट सीम्स एमएसएमईज वर अमंग्स द वर्स्ट हिट इन द पैंडेमिक। आपका मौजूदा सिचुएशन को लेकर किस तरह का असेसमेंट है? So, COVID-19 has been, I think, the worst for everybody. And if I can make the statement that MSMEs were really badly hit, because MSMEs have been working, especially the micro sector and the small sector, they have been working on very small margins, and they are participants in a value chain or a supply chain. So when that supply chain gets disrupted for whatever reasons, and the COVID, when we all saw there was mass migration of labor going back home, and the supply chains were cut off. So it really affected them because they were surviving on, or they were, working in various sectors, and a lot of them could not sustain themselves. However, there were a lot of steps which were taken by the government during the first pandemic, and we all presumed and thought that things will become better. क्योंकि ऐसे लगने लगा था कि दिवाली के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, बट जो सेकेंड वेव आई उसके बाद जो है थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, बट lot of work is going on. And आपको जैसे कि पता ही है, आत्मनिर्भर भारत के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स ऑनरेबल पीएम साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने अनाउंस की थी, जो इस सेक्टर के लिए ही प्राइमरीली थी।
और उनके ऊपर हम जिस तरह से आज आपके इस बातचीत में चर्चा करेंगे, तो मंत्रालय ने भी बहुत कुछ किया है और हमारे साथ जो हमारे विभिन्न सेक्टर्स की एसोसिएशंस ये सब हैं, तो हम लोग सब लगातार कार्य कर रहे हैं कि एमएसएमईज जो है, जो भी उनको पैंडेमिक से अगर लॉस हुआ है, तो हम इस पैंडेमिक को उनकी स्ट्रेंथ बना के उनको इससे उभारे आगे। Ma'am, after the first wave, there were many steps taken by the government and the RBI to support MSMEs. वहीं MSME इंडस्ट्री से जो फीडबैक मिला है, उनका मानना है कि दूसरी वेव में सपोर्ट तो किया गया, लेकिन मेजरली क्रेडिट फ्रंट पर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो इट कवर्स द होल सिनेरियो। हर सेक्टर में एमएसएमई होती है, माइक्रो यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स भी होती है और मीडियम यूनिट्स भी होती है। तो जब स्कीम और पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो सबको मद्देनजर रख के देखी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर है, सो टेक्सटाइल्स की अपनी एक रूरल मिनिस्ट्री भी है और वो एमएसएमई का भाग भी है। उसी तरह हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को देख लें या किसी भी सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल्स है, हर जगह माइक्रो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स है, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ दीज चेन्स, वैल्यू चेन्स कह लीजिए या उनको ग्लोबल वैल्यू चेन्स भी कह लीजिए, तो सब सप्लाई चेन में ये लोग पार्ट होते हैं। उसके चलते जो भी हमारी अनाउंसमेंट्स हुई कि जैसे कि सबऑर्डिनेट डेट पे आया, देन हमारा 20,000 करोड़ के आई, फिर फंड ऑफ फंड्स आया, so all these have been a part of that. Yes, and see, credit is a very important constituent, because अगर आपके पास मॉनेटरी क्रेडिट ही नहीं है, तो आप उस क्रेडिट को कैसे, आप उस अपनी साइकिल को कैसे घुमाएंगे। और इसीलिए जब ये अनाउंसमेंट्स हुई, इफ यू रिमेम्बर, देन जो बहुत टाइम से एमएसएमई की डेफिनेशन व्हिच वाज ड्यू, उसको भी चेंज किया गया, एंड उसके चलते हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जिसको कि उतना स्टेटस नहीं मिला था, we all realized, and the government was very proactive in changing the definition where the services have got the same platform as it was for the manufacturing sector. So that was one big achievement, and we all know that that 45 days cycle, which was, you know, under the MSME Act, it was always being told कि आप 45 days में उनकी payments करें, तो उसको भी इसी आत्मनिर्भर भारत की जब declarations हुई थी, उसको फिर से reiterate किया गया। See, the point is government declarations करती है, but it is for all of us, including our ministry, the other ministries, the CPSCs, to implement them, and also to a certain extent the corporate sector also. So that is how, you know, we all together, because, you know, the announcement is one thing, but we have to implement in reality in the field, and that is where the role of everybody comes in. अलका जी, जैसे आपने अभी मेंशन किया है 45 डेज का, the government has been repeatedly emphasizing on the need for prompt payments, and the act also mentions that it should be done in 45 days. लेकिन एक्चुअली एमएसएमईज के सामने इसको लेकर अभी भी कई चैलेंजेस रहते हैं। इस मोर्चे पर आपके क्या व्यूज होंगे? आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? So हम लोग ने मिनिस्ट्री से we have made a portal called समाधान. So समाधान पोर्टल का काम ये है कि इसमें जो भी एमएसएमईज के, जैसे कई बार होता है कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट टेंडर पे देयर आर सम इश्यूज या पेमेंट टाइम से नहीं है, देयर आर वेरियस इश्यूज व्हिच द एमएसएमईज कैन सफर ऑन देयर पेमेंट। सो इनिशियली क्या होता था कि एमएसएमईज वर इवन हेजिटेंट टू लॉन्च अ कंप्लेंट, बिकॉज दे फेल्ट कि हमें इसका अगर हमने कंप्लेंट की तो it might just bounce back on us, and we might not take we might not get the next tender or the contract. But we have had different rounds of meetings हम लोग ने सारे states के साथ, because होता क्या है, ये facilitation councils होते हैं हमारे different states में, and जब से ministry ने इस पे काफी काम किया है, and it was very good moment and a happy moment for the MSME ministry when it was recognized by the government of India, and 45 days को फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने डिक्लेयर किया कि भाई 45 डेज में ही सीपीएससीज को पे करना है। अब होता क्या है, एक छोटी यूनिट है, अगर वो 5 लाख से काम कर रही है, अगर उसका 2.5 लाख कहीं फंसा हुआ है, तो वो अपने कैपिटल को कैसे घुमाए? इफ दे टेक मोर लोन, they will get into more trouble. So it's like a vicious cycle which they are in. And we have, from the ministry also, we have tightened. Now we can see कि किस CPSC ने किसकी कितनी पेमेंट की है, कितनी नहीं की है। The facilitation councils को हम लोग ने एक्टिवेट किया। उनकी पहले कई महीनों तक मीटिंग्स नहीं होती, अब उसमें कोशिश की जा रही है सारे स्टेट्स के साथ बातचीत करके, और
कई बार बड़े से बड़े स्टेट में भी एक ही काउंसिल, एक ही सेटअप होता था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक स्टेट में कम से कम 2 या 3 सेटअप्स की, अगर बड़ा स्टेट है तो जरूरत है। तो ऐसा है कि पैंडेमिक ने हम सबको ये तो बताया है कि एमएसएमईज के अंदर भी बहुत ताकत है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एमएसएमईज, वी हैव ऑल रियलाइज्ड कि दे आर द बैकबोन। पहले सिर्फ ये एक चर्चा का विषय होता था कि हाँ इतनी एमएसएमईज हैं हमारे देश में और वो ऐसा करती हैं, लेकिन अब जो है जब से प्रधानमंत्री जी ने इस पे फोकस करवाया है एंड उन्होंने खुद कहा है, इनफैक्ट उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज को जोर शोर से बोला है कि एमएसएमईज के साथ हमें, बिकॉज देखिए अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, तो भी ये ही जो भी हमारे बड़े एक्सपोर्टर हैं उनकी सप्लाई चेन के भी तो भाग यही बनेगी। अलका जी, पिछले दिनों वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो को लेकर एमएसएमईज के सामने चैलेंजेस रहे हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। It's in fact mandatory for enterprises with over 500 crore turnover to onboard on TREDS platform to improve cash flow to the MSMEs. लेकिन इस फ्रंट पर भी अभी काफी इश्यूज हैं। इसको कैसे एड्रेस किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा MSMEs इसका बेनिफिट ले सकें? See, we all have to understand it's a give and take, and everybody is a part or a supplier to somebody. It is nobody is working in isolation. So अगर supply chain रुकती है, and sometimes even on the government side, what are CPSCs? CPSCs are a part of the government setup only. So if we see कि sometimes हम लोग ही CPSC से default कर जाते हैं payment पे. So that is the thing, and that is how Samadhan has taken birth. Now the TREDS platform is there where we are trying, because the whole chain should not get disrupted anywhere. And if the chain moves well, we are in line to achieve better things. अलका जी, आप एमएसएमई ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल चैंपियंस के बारे में हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? So last year जब COVID strike हुआ, we realized that there are a lot of grievances which the MSMEs are going through. So Champions was designed last year during the period, this May period, and it was inaugurated by the Honorable Prime Minister. So here we are basically, we have 68 इसके centers हमने अपने ही different offices में खोले हैं, and इसका जो हमारा main server room बोल लीजिए या main room है वो हमारे ministry में ही है, next to in fact our secretary's office. And so this is a real time kind of redressal where we have managed to onboard nearly 16-17 ministries are onboarded. 99% banks are onboarded on it. The states are there, and what we are trying to do is that if किसी की भी कोई भी grievance है, कोई भी MSME हम लोग के साथ हमें लिखती है, बताती है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसी दिन नहीं तो नेक्स्ट डे तक उसकी ग्रीवांस को, अगर वो बैंक के साथ कनेक्टेड है या किसी और मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, तो उनको हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए बैंक्स का जो लोन देने का सिस्टम है, ऑल ऑफ अस नो, दे डू an evaluation study and they have their own ways of seeing whether the project is viable or not. So we are even on that system itself, we are trying to interact with the banks and try and help the MSME to get the loan, etc. So it's a very kind of, it's a hub and spoke model which we are operating on. And I would say कि it's bringing us more than 99.9% success. So जो पूछ रहा है, we are trying to connect to them. कि मतलब उनका जवाब दिया जा रहा है. At least they have a place where they can raise their voice. That's what I would. मैम, चैंपियन से अब आगे बढ़ते हैं. Can you share latest on the उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रंट? आप मानते हैं कि इसमें आखिर एमएसएमईज का ही इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तभी वो गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं. साथ ही जो डेटा होगा वो भी काफी हेल्पफुल होगा कई फ्रंट्स पर. So उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन पहले भी चल रहा था जिसको हम उद्योग आधार कहते थे, एंड नाउ हमने इसको लास्ट ईयर मई में रीनेम किया उद्यम. So उद्यम is now linked to your PAN card. So what we realized that lot of things the MSMEs miss out because if they do not, and जब से हमारी definition change हुई है, we don't want the micro to remain micro or the small to remain small. So our units also have to understand कि हमें बड़ा होना है और हमें यहीं पे नहीं रुक जाना है. So उद्यम को हमने सबसे पहले तो
पैन कार्ड से अब इनके सो दिस इज अ कंप्लीटली वेरीफाइड डेटा विच इज कमिंग टू द मिनिस्ट्री एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट अभी तक 44 लाख इस पे रजिस्टर हो गए हैं। 1.25 करोड़ हमारे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन पे भी थे एंड अभी टाइम को हम लोग ने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर तक कि वो लोग सब इसको ऑन बोर्ड कर ले। अब उद्यम इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, बेसिकली आपको खुद ही डिक्लेयर करना होता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं एंड एज यू राइटली सेड कि उद्यम हो जाने से यू बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट चेन में, आपका एक रिकग्निशन आ जाता है and it is also helping you to onboard GEM automatically. The other government tenders you can apply for, and the idea is slowly that since MSMEs are in every ministry, we will try to and जो भी हमें कोई भी काम हो रहा है मिनिस्ट्री की, जो अपनी स्कीम्स है या कोई भी चीजें जो और अच्छी हो रही है, तो हम एक ई-न्यूज लेटर भी निकालते हैं अपने मंत्रालय से, जिसको हम सारे उद्यम और उद्योग आधार होल्डर्स को हम लोग ईमेल पे जाता है, so that they know what's happening in the MSME world. And see, the MSME world is not only the ministry. There are so many associations, the states are doing a lot of good work, and also the other countries. As you would know, the MSME is the buzzword for every country. Since I look after the international vertical also, so I would like to tell you कि हर country के साथ, जिसके साथ हमारी आज की डेट में G2G चल रही है, तो वहां पे भी हम अपने मतलब MSMEs को दोनों देश चाहते हैं कि भाई आपस में उनकी B2B हो एंड देयर आर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे तो बड़े बड़े देश हैं जहां पे हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स जाते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, इवन अगर हम अपने सेंट्रल एशिया को ही देख लें या हम अपने अफ्रीकन कंट्रीज देख लें या लैटिन अमेरिका देख लें, there is a lot of scope for the MSME and there is a huge market waiting outside, and many of these countries are very keen that we work with them. So abhi hamare jaise BRICS ki meeting hui where there was a round table for MSME. Now the IPSA meeting is coming, so where it's a tripartite this thing meeting with South Africa, Brazil. So what I'm trying to say is MSMEs are at the forefront in every country, and this is the best time for them, and if we from the ministry are trying to create a platform ki jis platform se hum unko jitna दे सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, वी ओपन बिजनेस एवेन्यूज फॉर देम, सो दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। मैम, आपका लास्ट वर्ड अब हम लेना चाहेंगे। एक्चुअली द पैंडेमिक हैज फास्ट ट्रैक डिजिटल अडॉप्शन अमंग्स्ट द स्मॉल बिजनेसेस, जिसको लेकर पहले MSMEs में हेजिटेशन देखी जाती थी। आपका क्या असेसमेंट है? साथ ही MSME मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन MSMEs के लिए क्या मैसेज होगा? Every cloud has a silver lining, as we say, and after every dark night there is a ray of hope. So pandemic has taught all of us that the world has shrunk, and जो हम e-commerce platform से, in fact हम सभी झिझकते थे, we were all shopping at our mom and pop stores, हम लोग सबको ये पता है, but the pandemic gave the opportunity to our MSMEs that they can reach out to anybody in the world as long as they are digitally savvy. So पहले क्या होता था कि कोई भी डिजिटल, उससे सब लोग झिझकते थे कि हम ये नहीं कर सकते हैं। So the ministry is running हमारे एक डिजिटल लिटरेसी की स्कीम है where हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। We are encouraging our MSMEs to onboard. In fact, if you remember, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने टॉय फेयर करवाया था। So our ministry was also one of the nodal ministries in the participation, and हमारी करीब 350 टॉय यूनिट्स ने भाग लिया था। So ये ऐसी यूनिट्स थी जिन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी नहीं कराई, इनको डिजिटल मीडियम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। So इनकी पहली बार वेबसाइट्स बनी, इनके प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी हुई। So they reached to that level where they could look at other people's products, understand that there is a market beyond taking your toys and going and sitting somewhere in a fair and selling. And हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट की कोऑपरेशन की स्कीम है, उसके तहत भी हम लोग ने अब वर्चुअल मार्केट्स जो है, वर्चुअल पार्टिसिपेशन अब शुरू हो गया है। लास्ट ईयर तो नहीं हुए वर्चुअल फेयर्स,
but now they are happening. And so I would say that sky is the limit, and e-commerce platforms are open. We from the ministry, our Khadi jo hum log ke ministry ke under aata hai, they are, they have a website where they are promoting B2C products, and NSIC, which is the PSU under our ministry, they have a platform for B2B marketing. So ministry is trying to push कि जितना हम लोग उसको push कर सकते हैं, and we are also coming up with schemes how to help the MSMEs. They might board any platform. There are so many platforms which are the buying selling platforms, but we will help them so that they reach the next level. And I would also like to tell you कि हम लोग women entrepreneurs के साथ भी काफी काम कर रहे हैं, because women entrepreneurs के साथ अगर हम अपनी MSMEs के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर वो डिजिटल savvy नहीं थी, तो हमारी जो महिलाएं थी तो चलिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट बहुत सारी महिलाओं को कुछ आइडिया ही नहीं था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में. तो वो भी हमने शी ट्रेड्स एक संस्था है, हमने उनके साथ जो है लास्ट ईयर हमने कई प्रोग्राम्स किए, और हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कई संस्थाओं के साथ ट्रेनिंग के और डिजिटल लिटरेसी पे काफी काम कर रहे हैं. आपका शुक्रिया अलका जी इस बातचीत के लिए. वी विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन फॉर द फेलिसिटेशन सेरेमनी नाउ. अब वक्त है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानियों का जिन्होंने कोविड के दौरान प्रेरणादायक इंस्पायरिंग काम किया है. अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अमेरिकन फिलोसोफर रैल्फ वाल्डो एमरसन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे. Waves are inspiring not because they rise and fall, but because each time they fall, they never fail to rise again. तो फिर मुश्किल परिस्थितियों ने कुछ वक्त के लिए आपको स्थिर तो किया, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच आपने नए रास्ते बनाए और निखर कर आए. सबसे पहले हम आपके सामने जो कहानी पेश कर रहे हैं वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की है. कंपनी का कारोबार में 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है और उसके प्रोडक्ट्स 35 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं. लेकिन एबिलिटीज इंडिया पिस्टन्स एंड रिंग्स के लिए कोविड का दौर चुनौतीपूर्ण रहा, साथ ही काफी कुछ सिखा भी गया. मंथन और मनन के साथ कंपनी ने अपने कदम बढ़ाए और लो कॉस्ट ऑटोमेशन में निवेश करने पर जोर दिया, जिससे प्रोडक्टिविटी 35% बढ़ गई. कंपनी ने 2 पेटेंट्स भी फाइल किए, जिससे घरेलू और विदेशी OEM से मिलने वाले ऑर्डर्स में व्यापक तौर पर बढ़ोतरी हुई. आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर इन ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का अवार्ड जाता है एबिलिटीज इंडिया पिस्टन्स एंड रिंग्स के MD सुनील अरोड़ा को. सुनील जी, आपको मुबारकबाद. आप ये बता सकें कि कंपनी इंडस्ट्री 4.0 को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है. Thank you for the recognition that Z Business has bestowed upon me. Industry 4.0 implementation has proved to be a game changer for our company. From a hesitant start just before the first lockdown, its wholehearted adoption at all levels has led to absolute transparency, accountability, online data feedback and storage, as well as strong process control. Bottom line is improved cash flow. अब हम रुक करते हैं अगली कहानी का. यह कहानी उस एंटरप्रेन्योर की है जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया. ऐसे में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर AFMEC ने मानवता की मिसाल पेश की. AFMEC ने जिला प्रशासन और CMO आगरा की देखरेख में 350 बेड वाली मेडिकल सुविधाएं बेहद कम समय में तैयार कर ली. ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ दवा और डायग्नोस्टिक्स की सुविधा भी प्रदान की गई. वहां इंडस्ट्री वर्कर्स और आसपास के ग्रामीणों के लिए वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया, और इसका श्रेय जाता है AFMEC के प्रेसिडेंट को. आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर इन लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री का अवार्ड जाता है पूरन डावर को, चेयरमैन डावर ग्रुप. डावर साहब, कांग्रेचुलेशंस. आप हमें यह बता सकें कि कोविड के दौरान जो आपने काम किया उसमें कुल मिलाकर क्या कुछ सीखने को मिला, क्या लर्निंग्स रही हैं? पहली जो लहर थी उसमें समस्या थी कि लेबर का माइग्रेशन था और सबका रूट आगरा होकर के जाता था. चाहे वो पंजाब से निकल रहे हों, चाहे हरियाणा से निकल रहे हों, चाहे दिल्ली से निकल रहे हों, उनको बिहार तक पहुंचना था. उसका रूट आगरा था. सड़कों पर एक सैलाब था श्रमिकों का. हमारा सोचना ये था कि कोई भी व्यक्ति जो आगरा से गुजरे वो भूखा न रहे. सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हमने प्रशासन के साथ मिलकर के 7 से 8 हज़ार लोगों का रोज एक खाना, और साथ में हम चूंकि जूता इंडस्ट्री से जुड़े हैं
और काफ़ी लोगों के पैर में जूते थे नहीं या जूते उनके चप्पल टूट गए थे, उनके लिए जूतों की व्यवस्था की गई। दूसरा जो लहर आई वो इतनी भयावह थी कि एक एक बेड के लिए आदमी त्रस्त था। हमने मात्र 12 दिन के अंदर एक 350 बेड की एक व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था जो पूरी तरह से सुसज्जित, जिसमें पैथ लैब से लेकर के और एक्सरे मशीन तक सारी सुविधाएं उसमें, ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेकर के ये कंसंट्रेटर सभी की व्यवस्था करके एक 350 बेड का अस्पताल स्थापित किया मात्र 12 दिन के अंदर। ये आगरा ट्रेड सेंटर एक सुसज्जित हमारे पास एक बिल्डिंग अवेलेबल थी और निश्चित रूप से काफ़ी राहत मिली। आज भी ये जो अस्पताल है हमने इसको रखा हुआ है, लगातार इस पर वैक्सीनेशन भी चल रहा है। अगली कहानी उस सेक्टर की है जिसके उद्यमी आर्टिजन्स के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। ये स्टोरी जोधपुर के उस शख्स की है जिन्होंने चुनौतियों में भी नए अवसरों को तलाशा। कोविड का संकट और कारोबार पर पड़ता असर, ऐसे में आगे बढ़ना भी बड़ी चुनौती, लेकिन बाजार की नब्ज पकड़ी और कारोबार को नई दिशा दी। फिट डिमांड के मुताबिक अपने फर्नीचर प्रोडक्ट्स तैयार करने में गहन रिसर्च की, इनोवेशन किया और टेक्नोलॉजी को भी भरपूर उपयोग किया। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला और कंपनी ने होम बेस्ड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, जिसे उसे एक नए सेगमेंट में कदम रखने का मौका मिला। आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का अवार्ड जाता है फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष मेहता को। मनीष जी, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप हमें यह बता सकें कि नए बाजारों को लेकर कंपनी कैसी स्ट्रैटेजी पर फिलहाल काम कर रही है। नमस्कार, मैं जी बिजनेस को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस सम्मान के लिए। और जहां तक बात है कोविड के इन कठिन समय में कंपनी को नई सोच के साथ आगे ले जाने की, तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि हमें अभी कस्टमर बिहेवियर को नोट करना पड़ेगा। कस्टमर बिहेवियर और उसको नोट करते हुए राइट प्रोडक्ट की रिसर्च करके आज के टाइम कोविड के समय जब लोग बाहर कम निकल रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा हो रहा है, तो हमें सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन नीड्स के हिसाब से पैकिंग, ऑनलाइन नीड के हिसाब से उनका लुक और वो हमारे घरों में और अच्छे कैसे लग सकते हैं, उसके हिसाब से काम किया हम लोगों ने। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे क्योंकि लोग घरों पे थे और वहां पे उन्होंने जिस तरह से प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीद किया, वो एक उसने टर्न अराउंड किया हमारे पूरे प्रोडक्शन के अंदर। और हमने 30% की ग्रोथ इस साल कोविड टाइम में लिए, जो कि फिनोमिनल है। आइए अब जोधपुर से तिरुपुर की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी उस एंटरप्रेन्योर की है जिसने कोविड के कहर में जिंदगी बचाने के लिए कदम बढ़ाया। मुश्किल दौर में एसटी एक्सपोर्ट्स ने ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर 8 ऑक्सीजन बसेस का इंतजाम किया, जिनमें 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उपयोग किया गया। इन्हें जिले के अलग अलग सरकारी अस्पतालों के बाहर तैनात किया गया। वहीं तिरुपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए आर्थिक मदद भी दी गई। साथ ही मरीजों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल तिरुपुर के बाहर ऑक्सीजन शेड बनाया गया। इसके साथ ही कंपनी ने जिला प्रशासन और पुलिस स्टाफ के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाया। आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अवार्ड जाता है एन थिरुकुमारन को, CEO ऑफ ST एक्सपोर्ट्स। सर, मेनी कांग्रेट्स। So what really motivated you to extend your support in these challenging and uncertain times? First of all, I'd like to thank Z Media for recognizing MSMEs for their contribution during this COVID pandemic. What really motivated ST Exports is we see as a society we have grown our business, and due to the people working for us and people around us living with us, so we wanted to give something back to the society. So we had contributed all the works for the society. Let's move ahead. ये कहानी उस कंपनी की है जिसने कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में नए तजुर्बे लिए, वक्त के साथ कारोबार को अलाइन किया और फिर ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाया।
पैंडेमिक के दौरान जब डोमेस्टिक मार्केट में बिक्री पर असर दिखा तो कंपनी ने नई रणनीति पर काम किया और एक्सपोर्ट्स पर खास जोर दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी का एक्सपोर्ट्स का बाजार 30% से बढ़कर 90% हो गया। इतना ही नहीं, निर्यात देशों की संख्या 5 से बढ़कर 23 हो गई। आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अवार्ड जाता है सरीन इंपेक्स के डायरेक्टर रोहित सरीन को। रोहित जी, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। I will firstly like to thank Zee Business for recognizing the MSME sector and the budding entrepreneurs from our country. In the last 1.5 years, the pandemic has been a major challenge for everyone. But as it said, that to progress in your life, you have to find opportunities in adversity and keep moving on. So in the same way, we identified that the consumer behavior in these times changed towards the healthier options. And we thought that the most common ingredient in all the foods is salt. And we tried to replace the white common salt that people use in everything with pink Himalayan salt because of its health benefits. And people really accepted it. But the period of lockdowns was not in favor that we could do the domestic sales. So we had to change our strategy and we shifted more towards the export markets. अलका जी, इस सीरीज में हमने कई प्रमुख सेक्टर्स का जायजा लिया और उन्हीं सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये कहानियां। ये जो इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग कहानियां हैं, इन पर आपके व्यूज प्लीज। आज जितने भी लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, जो कि हमारे माने हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको अपनी तरफ से अभिनंदन करती हूँ उनका। और जो उन लोगों ने कोविड के टाइम पे कार्य किया है, दैट प्रूव्स दैट दे आर रियल लीडर्स। एंड इस कठिन वक्त पे आगे आके ऑक्सीजन बसेस चलाना, हॉस्पिटल सेटअप करना या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये अपने में ही एक बहुत ही कठिन वक्त था। और आप लोग सबने एक मिसाल हम सबके लिए ही नहीं, पूरे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड के लिए और एमएसएमई वर्ल्ड में एक मिसाल कायम की है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। अब हम रुख करते हैं अगली कहानी का। ये कहानी उस एंटरप्रेन्योर की है जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में मेडिकल फैसिलिटीज को मजबूत करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। जब हर पल मुश्किल लग रहा था, तब आपने महज 48 घंटे के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद में 200 बेड की फैसिलिटी वाला कोरोना सेवा केंद्र तैयार कर लिया। डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन, एम्बुलेंसेज, सब कुछ उपलब्ध कराया। आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर हरियाणा का अवार्ड जाता है IMSME ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला को। राजीव जी, आपके जज्बे को हमारा सलाम। आप हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकग्निशन के लिए, इस सम्मान के लिए, जिसका अकेला मैं पात्र नहीं हूं। मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि ये अकेला मेरा कार्य नहीं था। हमने तो केवल एक इनिशिएटिव लिया और सैकड़ों उद्यमी साथ जुड़ते चले गए और तभी असंभव जो लगता था वो संभव हो सका। मात्र 48 घंटे में 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर देना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री रोहित जैन जी का, जिन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल को समर्पित किया। मेरे परम मित्र और साथी विवेक दत्ता जी को, जिन्होंने ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की, और सभी एसएमई सदस्यों को जिन्होंने के कंट्रीब्यूशन दिया तन, मन और धन से, और जिसकी वजह से ये पूरा हो सका। Let's move from Faridabad to Hyderabad now. Next story is from pharmaceutical sector. ये कहानी उस एंटरप्रेन्योर की है जिन्होंने कोविड के दौरान कई मोर्चों पर आर्थिक मदद प्रदान की। साथ ही इस मुश्किल दौर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और थेरेप्यूटिक हेल्थ केयर पर खास करके फोकस किया। वहीं ग्रामीण इलाकों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी उपलब्ध करवाया। आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ एक्टिविटीज में व्यापक तौर पर मदद प्रदान की। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर तेलंगाना का अवार्ड जाता है
Venkat Jasti, Chairman and CEO, Suven Life Sciences को some many congrats. How has been your overall experience, sir? Please share with us, sir. Yeah, all in all, the COVID-19 situation very frightening in the beginning, but with the educational program which we have created and the help we have taken from the local NGOs and the hospitals and also the bureaucracy, local bureaucracy, and collaborating with the governments of Telangana and Andhra Pradesh, collaborating with the police welfare associations of Telangana and Andhra Pradesh, we could achieve a lot. People transferred from fear to the agreeing for everything that is necessary to take care of this COVID situation. During this process, we have spent about money until June of this year for sanitizers and the masks and the testing and for the vaccination and other requirements. So that is needed as and when it is required. That's what we have done. And all in all, I think we are satisfied with the progress which we have done and the contribution we have made to this unprecedented pandemic. अगला अवार्ड आउटस्टैंडिंग लैपटॉप ब्रांड इन बिजनेस सेगमेंट का है। बिजनेस सेगमेंट में लैपटॉप के बाजार में काफी हलचल है। द यूसेज पैटर्न इज चेंजिंग ड्रामेटिकली और कंपनियां भी उसके अनुसार तेजी से इनोवेट कर रही हैं। इस कैटेगरी में विनर एक जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर कंपनी है जो कि कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्पावर कर रही है। अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लैपटॉप ब्रांड इन बिजनेस सेगमेंट जाता है एसर इंडिया को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुधीर गोयल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एसर इंडिया। Many congrats, sir. So what are your plans for Indian market and what would you like to share with the Indian MSMEs? Sure. First of all, I would like to thank Z Business for awarding Acer with the outstanding laptop brand in the business segment. Our message to all MSMEs and entrepreneurs is that they can play a transformative role in the Indian business ecosystem by driving innovation, growth, employment, and prosperity. To achieve this, they need to speed up their digital transformation, which will help them to stay relevant and connected. Acer has been supporting MSMEs in its digitization journey for over 2 decades. Our innovative range of laptops and desktops offer performance, reliability, manageability, while keeping data security at the core of the hardware and software solutions which we provide. I am delighted that our efforts to bring fresh and relevant technologies solutions to MSMEs have been recognized at such a prestigious platform, which will motivate us to continue to bring in solutions to the sector, which is going to drive the next wave of growth for the Indian economy. और आइए अब हम ऐसे क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं जिसे किसी भी कारोबार की लाइफलाइन कहा जाता है। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की और इसमें हम आपको एक लीडिंग पीएसयू बैंक के बारे में बताएंगे जो कि FY21 में एमएसएमई लोन ग्रोथ के क्षेत्र में सरकारी बैंकों की लिस्ट में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। आउटस्टैंडिंग बैंकिंग पार्टनर फॉर एमएसएमई का अवार्ड जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेमंत कुमार टमटा, ईडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मुश्किल दौर में एमएसएमईज को फाइनेंस मुहैया कराने में अहम रोल प्ले किया है। आप क्या कहना चाहेंगे एमएसएमईज को? Thank you so much for good words. The Bank of Maharashtra and our entire Mahabank family are very pleased and feeling honored to have been recognized and rewarded for all our endeavors in extending financial support to MSMEs. And very good all our staff members who work very hard in tough time to achieve the milestone of 35% growth in MSME loan book. Entire Bank of Maharashtra Parivar deserve my appreciation. They have done like a warrior. I would thank Madam Alka Nagi Arora ji
Joint Secretary MSME, Ministry of MSME, Government of India, for conferring on us the award of Outstanding Banking Partners for MSME. And MSME Ministry has also been time and again through video conference, various communication, they kept us on our toes, motivated, encouraged with the fine-tuning schemes, which ultimately help us, particularly Bank of Maharashtra, to give fantastic performance. And I would also like to thank G Business for arranging such a nice summit dedicated to MSMEs. The event shall be insightful information to them to gear up in this challenging time and further widen their horizon. Thank you once again. आइए एक बार फिर रुक करते हैं अलका नांग्यारोड़ा जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएमई। मैम, ये बता सकें एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कोविड के चैलेंजिंग दौर में शानदार काम किया है, बेहतरीन काम, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी के साथ मैंने काफी वक्त से काफी क्लोजली काम किया है। सो जब सेकेंड वेव आई एंड इन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरू किया, तो मैंने इनको यही बोला उस समय कि आई रियली फील प्राउड टू नो यू, बिकॉज इतने कम वक्त में 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाना, एंड इन्होंने एक स्कूल को यूज किया था, मुझे पता है। So it was really a proud moment because from the ministry we've been associated with him at different works and different levels, and I would also like to congratulate Mr. Jasti because vaccination itself has been a very challenging task, especially in the beginning, because most people were not ready to take vaccine, and I think जिन लोगों ने इस कार्य को किया और लोगों को मोटिवेट किया कि हम सबको वैक्सीन लेना चाहिए, तो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। अलका जी, फाइनेंसिंग एक बड़ा चैलेंज रहता है एमएसएमईज के लिए। It is good to see that Bank of Maharashtra has done exceptionally well during the last fiscal in extending support to MSMEs and has continued with the same zeal in Q1 of this current fiscal. Your views, please, ma'am. Bank of Maharashtra ने जो अच्छा काम किया है, I am really feeling very proud that one bank which has come ahead and has helped the MSMEs, and I wish that they can become the example and tell us the story that what is it that they are seeing in the MSMEs which many of our other banks have not been able to see. So I congratulate you and I look forward to working with you in the near future. Thank you. Congrats to all the winners. हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। मैडम अलका नांग्यारोड़ा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी मुलाकात हम करवाना चाहेंगे गौरव एम डहाके से, जो कि सीईओ हैं बिट बीएनएस के। बिट बीएनएस एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। गौरव, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। गौरव, पेंडेमिक ने दरअसल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को फास्ट ट्रैक कर दिया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। MSMEs are looking forward for support and hand holding on digital transformation. आपका क्या असेसमेंट है? MSME सेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिली है। काफी लोग लॉकडाउन में जो ऑफलाइन शॉपिंग होती थी या फिर a lot of these transactions that used to happen where people used to physically go to the store, ये सब लोग अपना एक स्टोर फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं, अपना कैटलॉग डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ गेटिंग फ्रीली शेयर्ड अक्रॉस ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दीस सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। एंड ये एक एक्सेलरेटेड ट्रेंड है। ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 5 से 7 साल में होगा, बट कोविड has accelerated it by like about 4 or 5 years. And we see that a lot of tools are getting built for some of these sort of companies, and it would start getting easier for them to kind of have a seamless sort of an experience on web app also for every single MSME that is out there. Gaurav, please share your views on the delay in introduction of cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021. आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं इंडिया में? आगे की राह कैसी दिख रही है, क्योंकि उसमें कई इश्यूज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड काफी पॉजिटिव रहा है। मिसेस निर्मला सीतारमन ने भी पिछले बार कहा है कि
they are going to take a very calibrated approach towards cryptocurrencies और वो सोच समझ के इसके अराउंड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं. They are trying to study what other markets have done. US में क्या हुआ है, जापान में क्या हुआ है, UAE में क्या हुआ है, और उसके हिसाब से what is it that we can kind of work on. तो इस पे काफी सारे ये मॉनसून सेशन में प्रेजेंट होने वाला था, लेकिन और कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए, कुछ और नए इंफॉर्मेशन आई और एक्सपेक्टेड है कि अभी ये विंटर सेशन में आएगा. तो विंटर सेशन में people would get clarity, but overall the industry is kind of seeing that it would be a positive bill. And जहाँ पे लोग freely trade कर पाएंगे, invest कर पाएंगे, and crypto का adoption हम ये भी देख रहे हैं कि not just sort of exchanges and retail, we're also seeing some enterprises also willing to accept crypto or putting crypto on the balance sheet. Because crypto has over a period of time given substantial amount of returns, and a lot of them want to kind of take certain exposure to crypto. तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं. यानी आप मान रहे हैं कि गवर्नमेंट वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है. अगले 12 से 18 मंथ के बीच में जो भी मेजर इकोनॉमीज है दुनिया भर की, वो क्रिप्टो के अराउंड रेगुलेशंस लेकर आ जाएंगे, और इंडिया वुड आल्सो बी वन ऑफ दैम. गौरव, RBI has plans to introduce India's own digital currency. इसको आप कैसे देखते हैं? राइट. सो RBI ने जो ई-रुपी जो डिजिटल करेंसी के बारे में चीज की है, तो RBI इससे एक चीज वैलिडेट हो रही है कि crypto is useful, right? When the regulator itself is using crypto in some form to create a new ecosystem, e-rupee is a new ecosystem जो RBI क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और इससे काफी सारी चीजें इजियर वे में RBI कर पाएगा. जैसे 2-5 साल पहले जब डीमोनेटाइजेशन करना था, it was a very very mammoth exercise and it was really complicated to take it, right? But with something like an e-rupee, it would be a very simple sort of an exercise to kind of initiate anything of that sort. Demonetization या demonetization, कोई भी चीज उससे काफी इजी वे में हो पाएगी. एंड ओवरऑल ये कंट्री को एक प्रोग्रेसिव पाथ पे ले जाता है. इसका एंड यूजर तक जो भी लोग उसे यूज करेंगे, उनका यूज केस काफी सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, उनके लिए एप्स और चीजें बननी चाहिए, और उसके बाद विल सी अ लॉट ऑफ अडॉप्शन हैपनिंग. जैसे अभी लाइक यूपीआई का यूज केस फोन पे, गूगल पे के कारण काफी सीमलेस हो गया, वैसे ई-रुपी के लिए भी काफी चीजें बननी पड़ेगी उस चीज. गौरव, क्रिप्टो में जहां तक फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इंडियन मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स को आपने गैदर किया है, और आप क्या हमारे साथ उस फ्रंट पर शेयर करेंगे? लोग काफी मतलब मैच्योर होते जा रहे हैं इन द वे दे आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग. पहले हमने देखा था 2016-17 में काफी इम्पल्स इन्वेस्टिंग हो रही थी क्रिप्टो में, एंड what we're seeing in 2020 and 21, COVID के बाद a lot of people have actively shifted into crypto markets and even equities market. ये लोग काफी अलग अलग फॉर्म्स एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो कुछ लोग उसमें SIP कर रहे हैं, बिटकॉइन जैसे प्रोडक्ट में भी SIP कर रहे हैं, because over a long term they have that belief कि Bitcoin would kind of be there if crypto exists, and that is the fundamental belief with which they're kind of putting into it. So SIP हम देख रहे हैं, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट जैसे बैंक में करते हैं वैसे फिक्स डिपॉजिट क्रिप्टो में कर रहे हैं. तो बिटकॉइन के ऊपर बिटकॉइन में इंटरेस्ट बना रहे हैं, इथेरियम के ऊपर इथेरियम में इंटरेस्ट बना रहे हैं. सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ दीस एक्साइटिंग ट्रेंड्स. पीपल आर वेरी वेरी लाइक demanding, they're asking कि ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी चीज होनी चाहिए, and we're trying to create a lot of these products for them so that as the economy evolves they'll have all that at their sort of disposal. आप क्रिप्टो में किस कंट्री के मॉडल की तरफ देखते हैं? कैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहेंगे? ग्लोबली लाइक जापान और यूएस ने काफी प्रोग्रेसिवली इसके ऊपर स्टांस लिया है. यूएस में यू सी अ लार्ज कंपनी like a Coinbase which got created, which is $100 billion sort of company, जो कि बस एक क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता है. तो at the end of it, like when you have a progressive stance, we'll see a lot of interesting companies and entities getting created from India as well, and that would also kind of contribute in some shape or the form to create a $5 trillion sort of an economy, which is the overall mandate of the government. तो जापान और यूएस के जो वे उन्होंने लिया है कि पहले रिस्ट्रिक्ट मत करिए, पहले ऑपरेट करने दीजिए, और फिर जो भी चीज आप गाइडलाइंस क्रिएट करना चाहते हो वो उसके ऊपर आप क्रिएट करिए.
As far as MSMEs are concerned, they are considered to be the backbone of the economy. But financing from the formal channel has been a big challenge for Indian SMEs. Cryptocurrencies कैसे SME financing gap के इशू को एड्रेस कर सकती हैं? क्रिप्टो में we are already seeing some sort of offshoots of that, जहां पर SME financing हो पा रही है. अभी काफी structure broken है. The way banks finance and a lot of these financing happens, वो काफी broken है. And with crypto, you can actually kind of get a loan within 5 minutes, and user की activity वगैरह already recorded होती है on chain, और उसके exchange level पे activity होती है. तो वो lending वाला process काफी seamless way में हो सकता है. And crypto has a lot of wealth already stored with it, right? In India, like it is upwards of 5-6 billion USD, and that number is growing really, really fast, which was less than $500 million USD, and it has kind of grown 10 times in the last 6-7 months itself. तो ये number grow कर रहा है. तो a lot of these people would also want to actively lend. Quite a few platforms already facilitate that. तो हमारे यहाँ पे trading के लिए lending borrowing वाला चीज होता है, and that is already 2,000 crore plus of trading, lending and borrowing that happens on a monthly basis through a platform. But यही चीज MSME के लिए जैसे ही open up हो जाएगा, वो थोड़ा like structured way में lending open up हो जाएगा via crypto, there would be a lot of like growth that it can kind of drive for the MSME sector. Gaurav, finally, message from your end for stakeholders in crypto space. Stay invested. Like crypto is here to stay. There are hundreds of companies like BitBNS globally working to drive adoption into Bitcoin every single day, and there are hundreds of thousands of users coming into crypto every day. So crypto हमेशा रहेगा. It is just that कि minor hiccups एक certain duration के लिए हो सकता है. But crypto is something which is a new tech whose time has come, and we're already seeing that sort of adoption curve kind of rising. So start kind of investing with a small amount and gradually kind of increase. That's all the time we had. Gaurav M. Dahake, CEO of BitBNS, thank you for joining us and sharing your views. MSME National Summit and Awards की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. सभी एस्टीम स्पीकर्स का शुक्रिया. एंटरप्रेन्योर्स को उनके बेहतरीन काम के लिए शुभकामनाएं. We would also once again like to thank our partners for this series. Presenting sponsor Amazon, co-powered by PharmEasy and Intel. Crypto exchange partner BitBNS. Domain partner GoDaddy. Driving partner Skoda. Laptop partner Dell. Logistics partner DHL. Special partner Timology. Thanks to all of you. और चलते चलते हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. तो फिर आप भी इंट्रोस्पेक्ट करें, नए आयामों पर मंथन करें और इनोवेशन पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें. हमारी ओर से सभी MSMEs को शुभकामनाएं. MSME नेशनल समिट एंड अवार्ड्स में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.